वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। तो जीता वो सिकंदर, क्या सच में ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? लेट्स सी। ये बात है कुछ 2000 साल पहले हुए उस युद्ध की जो इतिहास में अमर हो गया। दिस इज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बैटल ऑफ हाइडेपस। आज तक हमारी टेक्स्ट बुक्स और इवन की बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी हमें यही बताया गया कि जो जीता वो सिकंदर था। पर जो चीज हमें नहीं बताई जाती है वो ये है कि जिस सिकंदर को हमने अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइटल से नवाजा, किस तरह से भारत की ही एक शेर महाराजा पोरस के हाथों उसकी सेना की बुरी तरह से हार हुई थी। पूरी दुनिया को जीतने के बाद भी किस तरह से सिकंदर को भारत से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। 330 ईसा पूर्व का भारत 16 जनपदों में डिवाइडेड था। हर जनपद का एक राजा हुआ करता था। उन्हीं में से 2 जनपद पौरव राष्ट्र और तक्षशिला भी थे। उससे पहले हम बात करते हैं अलेक्जेंडर की। एक तरफ जहां पूर्व के पौरव राष्ट्र में महाराजा पोरस का जन्म हुआ, वहीं दूर पश्चिम के मेसोपोटामिया में अलेक्जेंडर का जन्म होता है। विश्व विजय की कामना के साथ अलेक्जेंडर ने पहले तो अपने ही भाइयों को मारा और उसके बाद मेसोपोटामिया को अपने नाम कर दिया, जिसके बाद वो पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़ा। एंटोनिया, सीरिया, गाजा, पर्शिया और बेबीलोन को जीतता हुआ सिकंदर तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा था। भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और जिसकी धन संपदा को लूटने का सपना उस समय के कई लुटेरों ने देखा, पर किसी का भी ये सपना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। अलेक्जेंडर ने सबसे पहले भारत की तक्षशिला पर आक्रमण किया। अलेक्जेंडर की शुरू से ही एक नीति थी कि जो सर नहीं झुकेगा उसे काट दिया जाएगा। पर उस समय तक्षशिला शहर का राजा अंबी कुमार एक डरपोक और एक गद्दार राजा था, जिसकी दुश्मनी महाराज पोरस से थी। आज के समय पर तक्षशिला पाकिस्तान में है, जिसका नाम भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के नाम पर पड़ा था। तक्षशिला को जीतने के बाद अलेक्जेंडर के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी झेलम के तेज प्रवाह को पार करना, जिसके बाद जैसे तैसे करके अलेक्जेंडर पौरव राष्ट्र तो पहुंच गया। अब उसके सामने संपूर्ण भारत था, पर उससे पहले महाराज पोरस की विशाल सेना भी थी। हर बार की तरह इस बार भी अलेक्जेंडर ने पौरव राष्ट्र गुलामी का संदेश भिजवाया, पर महाराज पोरस ने उसको सिरे से नकार दिया। ऐसा माना जाता है कि उस समय अलेक्जेंडर की सेना के आगे पौरव राष्ट्र की सेना 1:5 की थी, यानी कि अलेक्जेंडर का हर एक सिपाही महाराज पोरस के 5 सिपाही का सामना करेगा। इस युद्ध में महाराज पोरस की विजय निश्चित थी, क्योंकि ये युद्ध झेलम के किनारे लड़ा गया, इसीलिए यूनानी इतिहासकारों ने इसका नाम बैटल ऑफ हाइडेपस रखा। महाराज पोरस की सेना में कई हाथी भी थे। ट्विस्ट यहाँ आता है कि यूनान में हाथी होता ही नहीं, जिस कारण अलेक्जेंडर ने अपनी पूरी जिंदगी में हाथी जितना बड़ा जीव देखा ही नहीं था। एक बड़े से हाथी के आगे एक छोटा सा घोड़ा कैसे टिक सकता था, इसीलिए ये युद्ध का परिणाम यहीं पर निश्चित हो गया था। युद्ध आगे बढ़ता है और एक के बाद एक पौरव राष्ट्र की सेना अलेक्जेंडर की सेना को खदेड़ना शुरू कर देती है। यूनानी इतिहासकार लिखते हैं कि इस युद्ध में पोरस की नहीं बल्कि अलेक्जेंडर की जीत हुई थी, और महाराज पोरस की बहादुरी से खुश होकर अलेक्जेंडर ने सभी राज्य उन्हें गिफ्ट में वापस दे दिए थे। कुछ भी क्या आपको ये कहीं से भी लॉजिकल लगता है? जो सिकंदर सर झुकने या सर कटने की बात करे, जिस सिकंदर के लिए भारत ही अंतिम गोल हो, और इतने सालों की मेहनत करने के बाद, अपनी सेना के बलिदान के बाद जिस सिकंदर ने भारत को फाइनली जीता हो, वो ऐसे ही खुश होकर उस सारी मेहनत को जाने दे। अगर सच में ये युद्ध अलेक्जेंडर ने जीता होता तो वो भारत में आगे बढ़ता और मगध जैसे साम्राज्यों से युद्ध करता। पर यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध के बाद अलेक्जेंडर की आधी सेना बुरी तरह से बीमार हो गई थी और थकान के कारण वो भारत छोड़कर यूनान आ गए थे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। जो सेना सारी दुनिया जीत कर आई हो सिर्फ इस गोल के लिए कि भारत को पाना है, वो भारत को पाकर भी सब कुछ छोड़ दे सिर्फ एक थकान के कारण। असंभव! हमारे इतिहास ने जीतने के बाद भी महाराजा पोरस का नाम इतिहास से मिटा दिया और हारने के बाद भी अलेक्जेंडर के नाम के आगे ग्रेट लगा दिया। शौर्य, पराक्रम और विश्व विजय सिकंदर के मुकद्दर बने महाराज पोरस की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। इफ यू रियली लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।